बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। उस औरत ने सीधा हाथ उठा दिया जैसे पुरसुकून रहने का इशारा कर रही हो। उसके साथ ही वो 2 कदम आगे भी बढ़ी थी। ज़रिया बदसूर चीखती और लड़खड़ाती उल्टे कदमों पीछे हटती गई और बिलाहिर दीवार से जा लगी। उसका सर दीवार पर आवेजा पेंटिंग के फ्रेम के निचले हिस्से से टकराया। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। उसकी आंखें खौफो दहशत से फटी जा रही थी। उसके सर के ऊपर दीवार पर वो तस्वीर आवेजा थी जो उसके ख्याल में कम अज कम 100 या 150 साल पहले पेंट की गई थी। और सामने वो औरत थी जिसकी वो तस्वीर थी। ये जिंदा औरत तो हरगिज नहीं हो सकती थी, वो यकीनन बदरूह थी। वो औरत सीधा हाथ सामने को उठाए आगे बढ़ती रही और बिलाहिर ज़रियाब से 2-3 कदम के फासले पर रुक गई। मिशेल कुर्सी पर इस तरह गिरी थी कि उसका जलता हुआ सिरा सीट के किनारे पर था और मिशेल के प्याला नुमा हिस्से में किसी जानवर की चर्बी या जो भी चीज थी सीट पर गिर गई थी और सीट ने भी आग पकड़ ली थी। शोले उठने लगे थे। उस औरत ने मुड़कर देखा और लिपक कर मिशेल उठा ली। उसने कुर्सी की आग बुझाने की कोशिश नहीं की थी। वो कुर्सी वैसे भी कदरे अलग थलग पड़ी थी और उससे दूसरी कुर्सियों को आग लगने का अंदेशा नहीं था। उसने मिशेल अपने सामने कर ली और दोबारा ज़रियाब के करीब आ गई। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। उसके होंठों से सरगोशी निकली। ज़रियाब के चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरी हो गए। आंखों में वहशत बढ़ गई। ये सरगोशियाना आवाज बिल्कुल वही आवाज थी जो पिछली रात उसने अपने कमरे के दरवाजे पर सुनी थी। उसने चीख रोकने के लिए अपना मुंह हाथ पर रखा और फटी फटी सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। जलती हुई कुर्सी के शोलों और मिशेल की कपकपाती हुई रोशनी में वो औरत बहुत ही पुरइसरार और खौफनाक लग रही थी। सफेद लिबास और सर पर सफेद चादर इस तरह पड़ी थी कि एक तरफ घूंघट सा निकल आया था, जबकि चेहरे का दूसरा रुख रोशनी की जिद में था। बिल्कुल वही पोज था जो उसके सर के ऊपर आवेजा तस्वीर में था। इंतहाई खौफजदा होने के बावजूद ज़रियाब को दिल ही दिल में ये एतराफ करना पड़ा कि वो इंतहाई हसीन औरत थी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हैरहा दोस्त हूँ, उस औरत ने कहा। लहजा इस मर्तबा भी दोस्ताना था। क्या रूहें भी किसी की दोस्त हो सकती हैं? ज़रियाब के हलक से फंसी फंसी सी आवाज निकली। रूह? उस औरत के हलक से बेख्तियार कहकहा निकला। नकरे कहकहा की खनक पूरे हॉल में फैल गई। मैं कोई रूह नहीं हूँ, तुम्हारी तरह गोश पोश की इंसान हूँ। लो मुझे छूकर देखो, तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाएगा। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। नहीं नहीं, ज़रियाब अपनी जगह पर सिमटने की कोशिश करने लगी। हाफ्स ने जागीरदार निमरान की देखभाल करने वाली नर्स के अलावा हवेली में किसी भी औरत के वजूद से इनकार किया था, लेकिन फिर उसे रात वाला वाकया याद आया। कोई औरत उसका नाम लेकर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती रही थी। वो आवाज इस औरत की आवाज से मिलती जुलती थी। और फिर रात को जब उसने दरवाजा खोला तो वो औरत गायब हो गई थी। और फिर फिजा में दौड़ते हुए कदमों और निस्वानी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। ये वही औरत या रूह थी जिसने रात को उसका दरवाजा खुलवाने की कोशिश की थी। वो ये सोचने लगी। उस औरत के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे दिल में खौफ बैठा हुआ है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त? कौन हो तुम? ज़रियाब ने खौफजदा से लहजे में पूछा। वो उसके सरापे का जायजा ले रही थी। उसका पूरा जिस्म सफेद लिबास में छुपा हुआ था, सिर्फ चेहरा और हाथ बरहना थे। उसके हुस्न में कोई कलाम नहीं था। रंगत ऐसी जैसे मैदे में हल्का सा गुलाबी रंग मिला दिया जाए। गजाल जैसी मोटी मोटी स्याह आंखें, लेकिन उन आंखों में बड़ी उदासी थी। हाथों की मेहरूती उंगलियां बहुत खूबसूरत थी। ज़रियाब के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। मैं कुंदन हूँ, उस औरत ने ज़रियाब की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ज़रियाब। तुम मेरा नाम भी जानती हो? ज़रियाब हकला गई। कल रात? हाँ। कुंदन ने उसकी बात काट दी।
तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक मैंने ही दी थी। मैंने तुम्हें सरगोशियों में आवाज दी थी, लेकिन तुम शायद उस वक्त सो गई थी। नहीं, मैं जाग रही थी, ज़रियाब ने जवाब दिया। मैंने जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, अलबत्ता चीहों की आवाजें। हाँ, मैं ही जान बचाने के लिए भागी थी, कुंदन ने कहा। जान बचाने के लिए? ज़रियाब के लहजे में हैरत थी। दोस्ताना अंदाज में बातों से उसका खौफ ज़ाहिर हो रहा था। क्या रूहों को भी जान का खौफ होता है? कुंदन ने एक बार फिर हल्का सा कहकहा लगाया। तुम्हें शायद मेरे इंसान होने का यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, तुम जिन हालात से दोचार हो उनके पेशे नजर तुम किसी बात का भी यकीन नहीं कर सकती। ये तस्वीर, ज़रियाब ने अपने सर के ऊपर दीवार पर आविज़ा तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये एक तवील दास्तान है, फिर किसी वक्त सुनाऊंगी। कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ और मेरे बारे में क्या जानती हो? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। चंद दिन पहले मैंने छुपकर गोपांग और जागीर के मैनेजर रखेल शाह की बातें सुननी थी। रखेल शाह आमतौर पर दरवेशपुर में ही रहता है। गोपांग को ये बताने के लिए उस रोज खास तौर पर यहाँ आया था कि ज़रियाब नाम की एक लड़की जागीरदार से मिलने के लिए आने वाली है। उसे जागीरदार से दूर ही रखा जाए और अगर वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो क्या? कुंदन के खामोश होने पर ज़रियाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम खतरे में हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, कुंदन ने जवाब दिया। लेकिन मेरी उनसे क्या दुश्मनी है? ज़रियाब ने कहा। मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं, ये लोग मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ, कुंदन ने कहा और हल्के हल्के कदम उठाती हुई एक तरफ चलने लगी। ज़रियाब कुछ देर अपनी जगह पर खड़ी उसकी तरफ देखती रही। उसकी नजरें कुंदन के कदमों पर थी। उसने सुन रखा था कि रूहों के पैर जमीन पर नहीं लगते। अगर वो जमीन पर चलती हुई नजर भी आई तो पैरों के निशान नहीं बनते। लेकिन कुंदन ने जो लिबास पहन रखा था वो एक लुबादे की तरह था। उसके पैर छुप गए थे और लुबादा जमीन पर घिसटता हुआ जा रहा था। मेरे साथ आओ, डरो नहीं। कुंदन ने पीछे मुड़कर देखा। ज़रियाब बेखुदी किसी कैफियत में उसके पीछे चलने लगी। कुर्सी अभी तक जल रही थी। जर्द लरसती हुई रोशनी में मुतहरिक सफेद लुबादा बहुत ही पुरइसरार लग रहा था। एक मर्तबा तो ज़रियाब के दिल में आया कि वो इस तंग से रास्ते की तरफ भाग खड़ी हो जिस तरफ से आई थी, लेकिन वो अपने इस इरादे पर अमल ना कर सकी। चबूतरे से उतरकर चलती हुई कुंदन के पीछे चलती रही। इस वसीओ अरीज हॉल में सिर्फ उसी जगह रोशनी थी जहां वो कुर्सी जल रही थी या जिस तरफ कुंदन मिशल लेकर चल रही थी। हॉल का बाकी हिस्सा तारीकी में छुपा हुआ था। हॉल के दाईं तरफ आखिरी सिरे पर एक तंग सा रास्ता था। कुंदन उस रास्ते में दाखिल हो चुकी थी। उसने मिशल इस तरह उठा रखी थी कि पीछे आने वाली ज़रियाब को भी रास्ता दिखाई देता रहे। वो तंग रास्ता 10-12 गज से ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। एक दरवाजा उस तंग सी राहदारी के दाईं तरफ था और एक बाईं तरफ, लेकिन कुंदन उन दोनों में से किसी दरवाजे में दाखिल नहीं हुई। राहदारी के इख्तिताम पर सुर्ख ईंटों की दीवार के करीब रुककर मिशल की रोशनी में नीचे बैठकर दीवार के अंदर एक सुराख में हाथ डाल दिया। उस सुराख को देखकर यूं लगता था जैसे कोई ईंट उखड़कर निकल गई हो। सिर्फ 3 सेकंड के बाद कुंदन उठकर खड़ी हो गई। तकरीबन उसी लम्हे सामने वाली दीवार शक हो गई। उसमें इतना रास्ता बन गया कि एक भारी भरकम आदमी भी आसानी से गुजर सकता था। कुंदन उस रास्ते में दाखिल हो गई। ज़रियाब आगे बढ़ते हुए हिचकिचा रही थी। आओ, डरो नहीं, कुंदन ने मुड़कर कहा। ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कुछ देर तक अजीब सी नजरों से कुंदन की तरफ देखती रही, फिर अंदर दाखिल हो गई। कुंदन ने दीवार के दूसरी तरफ लगी हुई लकड़ी की एक खूंटी को पकड़कर घुमाया। दीवार बराबर हो गई। ये हवेली पता नहीं कब तमीर हुई थी, लेकिन इसके खुफिया रास्तों के बेहतरीन हालत में थे। कुंदन ने कहा, तुमने पुराने जमाने की हवेलियों, किलों और मोहल्लात के बारे में जरूर पढ़ा होगा। नवाब, जागीरदार और हुक्मरान अपने महल्लात और किलों में इस किस्म के खुफिया रास्ते जरूर बनाते थे ताकि किसी मुश्किल वक्त में अपनी जान बचाने के लिए इन रास्तों को इस्तेमाल कर सके। आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। ज़रियाब को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये खुफिया रास्ता इसी दीवार में से बना हुआ था। ये तो वो सोच भी देख चुकी थी कि हवेली की दीवारें बहुत चौड़ी थी और ये इंकशाफ हाथ से दिलचस्प साबित हुआ था कि इन दीवारों के अंदर खुफिया रास्ते बने हुए थे। वो कुंदन के पीछे पीछे चलती हुई दिल के दिल में अपनी सलामती की दुआएं मांगती रही।
अगर उसे इस सुरंग में ही खत्म कर दिया गया तो दुनिया उसके बारे में कभी कुछ भी नहीं जान सकेगी। वो उस तंग रास्ते में आगे पीछे चलती रही। ये रास्ता शैतान की आंख की तरह तवील साबित हुआ था। उसमें कई मोड़ आए थे। कभी ये रास्ता हमवार होता, कभी डहलवान और कभी बुलंदी की तरफ जाता हुआ। ज़रियाब के लिए ये बात बड़ी हैरत अंगेज थी कि इस कदीम हवेली की चौड़ी दीवारों के अंदर और उसके नीचे सुरंगों का जाल सा बिछा हुआ था। बिलाखिर वो एक कुशादा कमरे में निकल आई। ज़रियाब को अंदाजा नहीं था कि ये हवेली का कौन सा हिस्सा था। कुंदन ने मिशल बजाकर कमरे के कोने में रख दी। वो सुरंगों से बाहर आई थी और यहाँ दिन की रोशनी में उन्हें मिशल की जरूरत नहीं थी। कुंदन कमरे से निकलकर उसे मुख्तलिफ राहदारियों में घुमाती हुई एक दरवाजे के सामने रुक गई। उसने मुड़कर ज़रियाब की तरफ देखा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सख्त तरीन बदबू का एक भुभका ज़रियाब की नाक से टकराया। उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस होने लगा। उसके साथ ही उसे ऐसे लगा कि जैसे कलेजा मुंह को आ रहा हो। उसने जल्दी से नाक और मुंह पर हाथ रखा। कमरे का माहौल नीम तारीक था, लेकिन अंदर का मंजर देखने में उसे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। फर्श पर शगन की पोली हुई लाश पड़ी थी। उसका चेहरा कुछ और भयानक हो गया था। उसके हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे। लाश से सख्त ताफुन उठ रहा था। ज़रियाब को उबकाई सी आ गई और दरवाजे के सामने से हटकर दौड़ती हुई कई कदम दूर चली गई। कुंदन ने दरवाजा बंद कर दिया। राहदारी के इख्तिताम पर एक जीना था। कुंदन उसे इशारा करती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। ज़रियाब की उसके पीछे थी। सीढ़ियों का इख्तिताम एक ऐसी जगह पर हुआ था जिसे कमरा नहीं कहा जा सकता था। एक गोल बुर्जी सी थी। उसे एक तरह से 12 दरी भी कहा जा सकता था। जो सतून थे, गुंबद नमा गोल छत थी। चारों तरफ तकरीबन 4 फुट ऊंची दीवार थी। उसके दरमियान और छत के दरमियान खुली जगह थी, जिसकी वजह से तेज हवा आ रही थी। ज़रियाब ने दीवार पर झुककर देखा। नीचे तकरीबन 50 फुट गहराई में घना जंगल नजर आ रहा था। उस जंगल की परली तरफ काफी दूर 2 पहाड़ियां दिखाई दे रही थी, जहां के गिरदो गुबार उठता हवा दिखाई दे रहा था। ये बुर्जी हवेली की फसील के एक सिरे पर थी, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कदीम जमाने में इस बुर्जी से निगरान चौकी का काम लिया जाता होगा, जहां दिन रात मुहाफिज खड़े रहते होंगे। इस बुर्जी से मीलों दूर तक देखा जा सकता था। बैठ जाओ, कुंदन कहते हुए खुद भी दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई। इतनी ठंडी हवा आ रही है, जी चाहता है यहीं बैठे रहें। ज़रियाब अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखती हुई सामने वाली दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। वो हाम्स के बारे में सोच रही थी। अगर उसे मालूम हो गया कि ज़रियाब अपने कमरे में नहीं है तो वो उसे तलाश करता हुआ यकीनन इस तरफ भी निकल आएगा। हाम्स, कुंदन ने जैसे उसके ख्यालात पढ़ लिए। वो हवेली में नहीं है। सूरज निकलने के थोड़ी ही देर के बाद मैंने उसे घोड़े पर सवार दरवेशपुर की तरफ जाते हुए देखा था। घोड़े पर? ज़रियाब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। लेकिन मैंने तो हवेली में हाम्स के अलावा किसी और ज़ीरुख को नहीं देखा। हवेली के बाहर उस तरफ, कुंदन ने एक तरफ इशारा किया, एक छोटा सा मकान है जहां एक बूढ़ा अपनी बीवी के साथ रहता है। वहां एक इस्तंबल भी है जहां 2-3 घोड़े भी मौजूद हैं। हाम्स को कहीं जाना हो तो वो उसी तरफ से जाता है। वहां आमदरफ्त के लिए एक छोटा सा दरवाजा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, ये हवेली का आखिरी सिरा है। तुम जिस कमरे में रहाइश पजीर हो वो उस तरफ है। यहाँ से तुम्हें हवेली का वो हिस्सा नजर नहीं आएगा। शगुन को किसने कत्ल किया? ज़रियाब ने अचानक सवाल किया। तुम्हारी मुराद उस शख्स से है जिसकी अभी तुमने लाश देखी थी? कुंदन ने पूछा। हाँ बिल्कुल। ज़रियाब ने इस बात में सर हिलाया। रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम था। ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहले मेरी मुलाकात उसी अजीबोगरीब हैबत वाले शख्स से हुई थी। मैंने उससे हवेली का रास्ता दरियाफ्त किया तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी। हवेली के बारे में अजीबोगरीब और पुरअसरार दास्तानें सुनाकर मुझे खौफजदा करना चाहा था, लेकिन मैंने हवेली की तरफ आने का इरादा तर्क नहीं किया। स्टेशन का एक दूसरा मुलाजिम कमाल मेरे साथ आने पर आमादा हुआ तो शगन जंगल में छुपकर हमारा पीछा करता रहा। वो शायद मुझे खौफजदा करना चाहता था कि मैं वापस लौट जाऊं। जब हम हवेली से कुछ फासले पर रह गए तो उसने छुपकर हंजर से मुझ पर हमला किया। मैं तो उस हमले से बच गई, लेकिन मेरे साथ आने वाला रेलवे का दूसरा मुलाजिम कमाल उस हंजर का निशाना बन गया। वो वहीं तड़प तड़प कर खत्म हो गया और जब मैं चीखती हुई हवेली की तरफ दौड़ी तो गेट के ऐन सामने शुगर ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं इस कदर खौफजदा थी कि अपने हाथ पर काबू न रख सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। हकीकत वो नहीं जो तुम समझ रही हो, कुंदन ने कहा। क्या मतलब?
کیا کہنا چاہتی ہو؟ حقیقت کیا ہے؟ زریاب نے اسے گھورا۔ تم پر قاتلانہ حملہ شگن نے نہیں بلکہ ہامس نے کیا تھا، کندن نے کہا۔ ہامس؟ زریاب اچھل پڑی۔ لیکن یہ حقیقت ہے۔ کندن نے اس کی بات کاٹ دی۔ شگن حویلی کا وفادار تھا۔ جب تم نے اس سے حویلی کا راستہ دریافت کیا تو اسے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ تم حویلی میں پہنچ گئی تو واپس نہیں آ سکو گی۔ اس نے حویلی کے بارے میں فرضی اور خوفناک داستانیں سنا کر روکنے کی کوشش کی، لیکن جب تم نہیں مانی تو تمہارا پیچھا کر کے جنگل میں عجیب و غریب حرکتوں سے تمہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ تمہیں ہر صورت میں حویلی میں داخل ہونے سے روکنا چاہتا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کی شاید اسے بھی توقع نہیں تھی۔ ہامس کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ تم حویلی کی طرف آ رہی ہو، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ شگن چھپ کر تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہامس نے خنجر سے حملہ کر کے تمہارے ساتھ آنے والے کمال کو ہلاک کر دیا۔ وہ خنجر زہر میں بجھا ہوا تھا اور وہ حملہ تم پر نہیں کمال پر ہی کیا گیا تھا۔ شگن یہ صورتحال دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسے یقین تھا کہ تم دوڑ کر حویلی کی طرف ہی جاؤ گی۔ وہ ہر صورت میں تمہیں روکنا چاہتا تھا۔ اس نے تمہیں حویلی کے گیٹ کے سامنے روکنے کی آخری کوشش کی، مگر تم خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ تمہیں اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ ہامس وہاں پہنچ گیا۔ اس نے شگن پر حملہ کر دیا اور اسے بھی بے ہوش کر دیا۔ ہامس تم دونوں کو اٹھا کر حویلی میں لے آیا اور دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا۔ شگن کو جلدی ہوش آیا۔ وہ کسی طرح کمرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مختلف کمروں میں تمہیں تلاش کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ تمہیں حویلی سے نکال لے جائے گا، لیکن اسی دوران ہامس بھی اسی طرف آیا۔ وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم دونوں میں سے کوئی ہوش میں آیا ہے یا نہیں۔ شگن ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا، لیکن ہامس نے اسے دیکھ لیا۔ شگن اسے بچنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ ہامس بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ اگر چھت زیادہ اونچی نہ ہوتی تو شگن وہاں سے چھلانگ لگا دیتا، لیکن چھت بہت اونچی تھی۔ وہ چھلانگ لگانے کی ہمت نہ کر سکا اور ہامس کی گرفت میں آ گیا۔ ان دونوں میں دنگا مچتی ہوئی اور بلاخر ہامس اسے بے ہوش کر کے اٹھا لایا اور تمہارے کمرے سے بہت دور یہاں باندھ کر ڈال دیا۔ کندن خاموش ہو گئی۔ زریاب کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ اس رات اپنے کمرے کی چھت پر اس نے باغ دور اور دنگا مچتی کی جو آوازیں سنی تھی اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ چیخ بھی یقیناً شگن کی تھی۔ ممکن ہے اسے کوئی ایسی چوٹ لگی ہو کہ خون تو نہیں بہا، لیکن وہ تکلیف سے چیخ اٹھا تھا، اس لیے اسے چھت پر خون کا کوئی نشان وغیرہ نظر نہیں آیا تھا۔ ہامس نے چھت پر دنگا مچتی کے نشان مٹا دیے ہوں گے۔ کسی جھاڑو وغیرہ سے دھول میں ان نشانات کو ہموار کر دیا گیا ہوگا اور ہوا سے اڑنے والی دھول نے رہے سہے نشانات کو مزید مٹا دیا ہوگا۔ صبح جب وہ چھت پر کسی قسم کی نشانات تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو ہامس بھی وہاں پہنچ گیا ہوگا۔ اسے کمرے میں نہ پا کر ہامس کو یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ چھت پر گئی ہوگی۔ زریاب کی دریافت کرنے پر ہامس نے چھت پر کسی قسم کے دنگا مچتی کے واقعے کی سختی سے تردید کی تھی۔ اتفاق سے اس کے اگلے دن میں حویلی میں آئی تھی۔ کندن نے کہا، میں نے شگن کو اس کمرے میں بندے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو میں تمہاری مدد کروں۔ میں اس کی رسیاں کھولنا چاہتی تھی، لیکن راہداری میں کوئی چیز گرنے کی آواز سن کر چونک گئی۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو ہامس اسی طرف آ رہا تھا۔ میں کھڑکی کے راستے بھاگ نکلی۔ میں نے سوچا تھا کہ بعد میں آ کر اسے یہاں سے نکال لے جاؤں گی، لیکن چند گھنٹوں کے بعد جب میں دوبارہ آئی تو وہ مر چکا تھا یا اسے مار دیا گیا۔ میں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا گوشت گل سڑ جائے گا اور ڈھانچہ یہاں پڑا رہ جائے گا۔ میں نے حویلی میں ایک اور ڈھانچہ بھی دیکھا تھا، کرسی پر بندھا ہوا، زریاب نے کہا۔ ہاں، حویلی کی لیفٹ ونگ میں وہ ڈھانچہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ بھی حویلی کا ایک وفادار ملازم تھا جسے کرسی پر باندھ کر ڈال دیا گیا اور وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا، کندن نے جواب دیا۔ ریلوے کے ملازم کمال اور شگن کو کیوں قتل کیا؟ زریاب نے پوچھا۔ صرف ان دونوں کو ہی نہیں، اس رات اسٹیشن ماسٹر کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، کندن نے کہا۔ کیوں؟ زریاب کو سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تمہاری آمد کو راز رکھنے کے لیے، کندن نے جواب دیا، تاکہ کوئی یہ نہ بتا سکے کہ تم حویلی آنے کے لیے اس اسٹیشن پر ٹرین سے اتری تھی۔ مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ زریاب نے کہا۔ میں زبردستی تو یہاں نہیں آئی۔ جاگیردار نمران کی دعوت پر آئی ہوں۔ وہ لوگ مجھے اس سے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کندن نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ میرا تعلق سندس خاندان سے ہے،
सरियाब ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं अपने खानदान के बारे में रिसर्च कर रही हूँ ताकि इस खानदान की तारीख में जो अबहम पैदा हुआ है या पैदा किया जा रहा है, हकाइक की रोशनी में उसे दूर किया जा सके और इस खानदान की असल तारीख सामने लाई जाए। मैंने लोगों से ताउन के लिए अखबारात में इश्तिहार दिया था। मुझे जागीरदार निमरान की तरफ से भी खत मिला कि इसके पास इस खानदान के बारे में कुछ तारीखी दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन वो बूढ़ा और बीमार होने की वजह से खुद मेरे पास नहीं आ सकता। उसने मुझे यहाँ आने की दावत दी थी, लेकिन यहाँ आते ही मैं इस तागूती चक्कर में फंस गई। ये लोग मुझे निमरान से मिलने क्यों नहीं देते? शुगन का इस हवेली से क्या ताल्लुक था? वो मुझे यहाँ आने से क्यों रोकना चाहता था? शुगन इस हवेली का वफादार था, कुंदन ने जवाब दिया। उसके बाप दादा इस हवेली के खिदमतगार थे। 11-12 साल की उम्र में जब शुगन ने बाप का इंतकाल हुआ तो वो यहाँ से भाग गया। तवील अरसा गायब रहने के बाद उसने वापस आना चाहा तो हवेली के हालात बदल चुके थे। उसने दरवेशपुर में रेलवे में मुलाजमत कर ली और अपना तबादला उस स्टेशन पर करवा लिया। उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, क्योंकि उस जैसे छोटे स्टेशन पर आने के लिए कोई तैयार नहीं होता। उसने तो खुद जहां तबादले की दरखास्त दी थी। शुगन एक तालीम याफ्ता आदमी था। इस स्टेशन पर रहते हुए वो हवेली के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। दूसरा पॉइंटमैन कमाल और स्टेशन मास्टर बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी वजह से शुगन को इधर आने जाने का मौका मिल जाता। उसे पता चल गया कि जागीरदार के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। वो साजिशी अनासर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि तुम आ गई। तुमने जब उसे अपने आने का मकसद बताया तो उसने तुम्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। ये मालूम हो जाने के बाद कि तुम्हारा ताल्लुक भी इसी खानदान से है, वो नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। लेकिन उसने तो जागीरदार के खिलाफ बातें की थी। उसे दुनिया का जालिम तरीन और अयाश आदमी करार दिया था। सरियाब ने कहा, वो बातें इसलिए की गई थी कि तुम्हारे दिल में नफरत पैदा हो जाए और तुम वापस चली जाओ। कुंदन ने जवाब दिया, ये लोग मुझे निमरान से क्यों नहीं मिलने देते? सरियाब ने पूछा। निमरान? कुंदन के मुंह से गहरा सांस निकल गया। जागीरदार निमरान इस हवेली में होते हुए भी लापता है। लापता? क्या मतलब? सरियाब ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। ये हवेली अपने अंदर बहुत ही पुरअसरार दुनिया छुपाए हुए है, कुंदन ने कहा। जब ये हवेली आबाद थी तो यहाँ सैकड़ों अफराद घूमने फिरते नजर आते थे, लेकिन इस हवेली के अंदरूनी राज उस वक्त भी बहुत कम लोगों को मालूम थे और आज भी बहुत से राज दूसरों की निगाहों से पोशीदा हैं। मैं इस हवेली के बहुत से खुफिया रास्तों से वाकिफ हूँ, लेकिन ये राज अभी तक जान नहीं सकी कि जागीरदार निमरान को हवेली के किस हिस्से में रखा गया है। मैं इस हवेली का एक एक गोशा छान चुकी हूँ, लेकिन अभी तक पता नहीं चला सकी। इस हवेली के एक हिस्से को लेफ्ट विंग कहा जाता है, सरियाब ने कहा। गोपांग ने मुझे उस तरफ जाने को मना किया था, लेकिन एक बार मैंने उस लेफ्ट विंग की राहदारी में किसी का सफेद आंचल लहराते देखा तो हिम्मत करके वहां चली गई। मेरा ख्याल था कि वो नर्स वहां होगी जिसे निमरान की देखभाल के लिए रखा गया है। मैं सिर्फ उसका आंचल देख सकी थी। मैं उस ब्लॉक की राहदारी में उसे तलाश करती रही। वो तो मुझे ना मिली, लेकिन एक कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ वो ढांचा नजर आ गया। मैं जानती हूँ, कुंदन ने जवाब दिया। मैं उस ब्लॉक का चप्पा चप्पा छान चुकी हूँ। मुझे यकीन है कि उस इमारत के नीचे कोई तहखाना है जिसका रास्ता मैं अभी तक तलाश नहीं कर सकी। क्या हवेली का वो हिस्सा आसेब ज़दा है? सरियाब ने पूछा। इस हवेली का सबसे बड़ा आसेब तो खाम्स है, कुंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने वहाँ कुछ अजीब और पुरअसरार किस्म की नकलो हरकत महसूस की है, सरियाब बोली। मुझे मालूम है, कुंदन मुस्कुराई। तुम जिसे आसेब या कोई बदरू समझती हो वो मैं थी। मैं बेस बदल बदल कर हवेली के उस हिस्से में घूमती रहती हूँ। बेस बदलने की मकसद यह है कि हम खौफजदा होकर उस तरफ ना आ सके। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो खुद उस हवेली का सबसे बड़ा आसेब है। वो किसी बात से खौफजदा नहीं है। वो मेरी ताक में रहता है, लेकिन मैं भी गाफिल नहीं हूँ। कल रात भी मैं ही थी। कुंदन ने इस बात की काट दी। हाम्स उस वक्त हवेली से बाहर गया हुआ था। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए तलाश शुरू की। मैं उस वक्त सयाह लिबादा पहने हुए थी। मैं बहुत देर तक वहां लैंप उठाए फिरती रही, लेकिन मुझे तहखाने का रास्ता नहीं मिला। फिर रात को मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की तो ऐन वक्त पर हाम्स पहुंच गया। मुझे राख फरार एख्तियार करना पड़ी। उस वक्त मैं उसके हाथ आते आते बची थी।
ज़रियाब के मुंह से गहरा सांस निकल गया। गुज़िश्ता शाम उसने लेफ्ट विंग की राहदारी में लैंप को हवा में तैरते हुए देखा था। वो उसे कोई आसेब या रूही समझी थी, लेकिन अब ये मुअम्मा भी हल हो गया था। कुंदन सिया लिबादा पहने हुए थी और वो लिबादा नहीं देख सकी थी। अगर हाम्स उस वक्त कहीं गया हुआ है तो हमें मिलकर एक कोशिश करनी चाहिए, ज़रियाब ने कहा। हो सकता है हम इस वक्त तहखाने का रास्ता तलाश कर लें। ठीक है चलो, कुंदन ने फौरन ही कहा। ज़रियाब ने उठकर बारह दरी से बाहर की तरफ देखा। तहदे निगाह सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। वो कुंदन के साथ नीचे आ गई और फिर वो दोनों तवीलो पुरचेज राहदारी और खुली जगहों पर घूमती हुई हवेली के लिफ्ट वैन में आ गई। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। बाहर तेज धूप होने के बावजूद लेफ्ट विंग की राहदारियों में अंधेरा था। कुंदन मुख्तलिफ कमरों और राहदारियों को ठोंक बजाकर देख रही थी। चलो उस तरफ चलते हैं, कुंदन ने कहा। वो दोनों कदीम तारीख राहदारी में चलने लगी। ज़रियाब उस वक्त कुंदन से चंद कदम आगे थी। वो दफतन किसी तरह से कदमों की आहट सुनकर चौंक गई। उसने मुड़कर कुंदन की तरफ देखा। वो एक जगह रुक गई थी। ज़रियाब दाएं तरफ की राहदारी में मुड़ गई। अभी उसने दूसरा कदम ही उठाया था कि मुखालिफ सिम से हाम्स और गुपांग अचानक ही उसके सामने आ गए। ज़रियाब के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। वो मुड़कर दूसरी राहदारी की तरफ दौड़ी और दो कदम बाद ही वो ठटक कर रुक गई। तवील राहदारी खाली पड़ी थी और कुंदन का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। वो फटी फटी सी निगाहों से सुनसान और नीम तारीख राहदारी को देख रही थी। तुम्हें इस तरफ आने से मना किया था ना? गुपांग उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। वो मुझे जबरदस्ती लेकर आई थी, ज़रियाब ने हकलाते हुए कहा। वो कौन? गुपांग की आंखों में उलझन सी तैर गई। वो अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ज़रियाब ने राहदारी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। गुपांग चंद लम्हे उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने हाम्स को इशारा किया। हाम्स तेजी से आगे बढ़ गया। राहदारी के आखिरी सिरे पर वो एक लम्हे को रुका, फिर दाएं तरफ मुड़कर निगाहों से ओझल हो गया। मुझे हाम्स ने बताया था तुम पहले भी इस तरफ आ चुकी हो। मुझे तमाम जरूरी काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। गुपांग उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। आखिर तुम्हें किस चीज की तलाश है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नक्शा है जिसमें हवेली के इस हिस्से में किसी खजाने की निशानदेही की गई हो? मेरे पास किसी खजाने का नक्शा नहीं और ना ही मैं ऐसी लुत्फ बातों पर यकीन रखती हूँ, ज़रियाब ने जवाब दिया। तो फिर तुम इतना तवील सफर करके यहाँ क्यों आई हो? गुपांग ने उसे घूरा। अपनी आमद का मकसद मैंने निमरान के नाम इस खत में लिख दिया था जो तुम्हारे कब्जे में है। मैं जागीरदार निमरान से मिलना चाहती हूँ, तो मुझे उससे क्यों नहीं मिलने देते? आखिर कहाँ छुपा रखा है उसे तुम लोगों ने? ज़रियाब बोली। तुम्हें बता दिया गया था कि डॉक्टर की इजाजत के बगैर तुम्हें जागीरदार से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, गुपांग ने कहा। कल दिन में किसी वक्त डॉक्टर यहाँ पहुँच जाएगा। वो अगर मुनासिब समझेगा तो तुम्हें निमरान से मिलने की इजाजत दे देगा। बस सूरत दिगर तुम्हें नामुराद वापस जाना पड़ेगा। क्या मैं इस हवेली से वापस जा सकूंगी? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जुमा दी। मैं समझा नहीं। क्या तुम्हें यहाँ कोई खतरा महसूस हो रहा है? गुपांग ने कहा। शगुन, कमाल और स्टेशन मास्टर को क्यों कत्ल किया गया है? ज़रियाब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। गुपांग चौंक गया। उसकी आंखें सिकड़ गई। वो चंद लम्हे ज़रियाब की तरफ देखता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, तुम्हारे जहन पर खौफ तारी है। मैंने उस रोज भी कहा था कि तुम्हें आराम की जरूरत है, मगर तुम किसी और चक्कर में पड़ गई। डर और खौफ ने तुम्हारे जहन को परागंदा कर दिया है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई, सब तुम्हारा वहम है। वहम? ज़रियाब के लहजे में तंज था। उस रात मैंने जंगल में अपनी आंखों से कमाल को जहर में बुझे हुए खंजर का शिकार होते देखा था। उसी रात पहाड़गंज के स्टेशन मास्टर को भी कत्ल कर दिया गया था और आज शगन की मुतफन और फूली हुई लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है। क्या मैं इसे अपना वहम कह सकती हूँ? ओह, गुपांग के मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम्हें किसने बताया कि उस रात स्टेशन मास्टर भी कत्ल हो गया था? मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे बाद यहाँ कोई नहीं आया। क्या तुम गैब का इल्म जानती हो? मैं गैब का इल्म नहीं जानती, ज़रियाब ने जवाब दिया। लेकिन जहाँ किसी के चार दुश्मन हो वहाँ उसका एक हमदर्द भी पैदा हो जाता है।
इस हवेली में मेरे बाद हाम्स के अलावा किसी और का वजूद नहीं और जाहिर है हाम्स तुम्हारा हमदर्द नहीं हो सकता। तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? कोपांग की आंखों में उलझन बढ़ती जा रही थी। मैंने उसी लेफ्ट विंग में कुर्सी पर बंधा हुआ एक इंसानी ढांचा भी देखा था, ज़रियाब ने जवाब दिया। वो भी हवेली का वफादार मुलाजिम था जिसे कत्ल कर दिया गया। शुगन भी हवेली का वफादार था। उसके बाप दादा इसी हवेली में खिदमत सर अंजाम देते रहे थे। रेलवे स्टेशन के मुलाजिम कमाल और स्टेशन मास्टर को भी महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो यहाँ मेरी आमद की गवाही ना दे सके। मुझे यकीन है कि तुम लोग यहाँ किसी गहरी साजिश में मसरूफ हो, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारे अज़ाइम कामयाब नहीं हो सकते। शहर में मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं यहाँ आई थी। मेरी गुमशुदगी क़यामत मचा देगी। हैरत अंगेज। गोपांग की आंखें एक बार फिर सुकड़ गई। इस वीरान हवेली में किसी से राब्ता ना होने के बावजूद तुम्हारी मालूमात हैरत अंगेज है। अभी तुमने एक हमदर्द का जिक्र किया था, कौन है वो, ताकि हमें भी मालूम हो सके अगर यहाँ कोई मौजूद है तो वो कौन है और अब तक हम उसकी मौजूदगी से लाइल्म क्यों हैं। वो एक रूह है, ज़रियाब ने जवाब दिया। रूह? गोपांग ने एक जोरदार कहकहा लगाया। ये दुरुस्त है कि इस किस्म की पुरानी इमारतों के बारे में असेब और बद रूहों की पुरअसरार कहानियां मशहूर हो जाती हैं, लेकिन मैं इन खुराफात पर यकीन नहीं रखता। तो क्या आज हाम्स की अदम मौजूदगी में यहाँ कोई आया था? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि वो तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आई थी। कौन है वो? वही रूह जिसका मैंने जिक्र किया था, ज़रियाब ने जवाब दिया। रूहों पर ना मैं यकीन रखता हूँ और ना ही हाम्स, गोपांग ने जवाब दिया। हाम्स, उसे तलाश करो, पता चल जाएगा कि आखिर किस्सा क्या है। ज़रियाब खामोश रही। तकरीबन 20 मिनट के बाद हाम्स वापस आया। उसने गोपांग की तरफ देखते हुए नफी में सर हिलाया। ठीक है हाम्स, गोपांग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया और इस लड़की ने भी कुछ भी नहीं खाया होगा। तुम खाना तैयार करो, मैं उसके कमरे में हूँ। वो ज़रियाब की तरफ मुड़ गया। चलो तुमसे कुछ और बातें करने को जी चाहता है। उसने ज़रियाब का हाथ पकड़ लिया। ज़रियाब ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तनकर उसके सामने चलने लगी। वो लेफ्ट विंग से निकलकर उसी ब्लॉक में आ गई जहां ज़रियाब का रिहायशी कमरा था, लेकिन बरामदे में पहुंचकर गोपांग दूसरी तरफ मुड़ गया। आओ हम दूसरे कमरे में बैठेंगे। वो डाइनिंग हॉल वाले ब्लॉक में आ गए, लेकिन डाइनिंग हॉल की तरफ जाने की बजाय एक और कमरे में मुड़ गए। दरवाजा बंद था जो गोपांग ने खोला था। अंदर दाखिल होते ही ज़रियाब चौंके बगैर ना रह सकी। वो कमरा भी हाथी वसी और रेस्ता, फर्श पर दबीस कालीन बिछा था। कमरे का आधा हिस्सा ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था और आधा बेडरूम के तौर पर। ड्राइंग रूम का फर्नीचर बेहद कीमती और जदीद दौर से ताल्लुक रखता था। दूसरी तरफ बिछा हुआ बेड भी बेहद शानदार था। दीवार के साथ लकड़ी की एक खूबसूरत अलमारी भी थी। ड्राइंग रूम वाली साइड पर आतिस्तान की कार्स के ऊपर चंद खूबसूरत डेकोरेशन पीस आरास्ता थे, जिनमें स्याह पत्थर से तराशा हुआ एक घोड़ा भी शामिल था। बेहद खूबसूरत घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा था। घोड़े का ये मुजस्मा तकरीबन 1 फुट ऊंचा था। ज़रियाब कार्स की इन आराइशी चीजों पर नजर दौड़ाती हुई ऊपर दीवार पर आवीजा एक तस्वीर की तरफ देखने लगी। ये भी किसी आदमी का हाथ बना हुआ पोर्ट्रेट था। वो कदरे आगे बढ़कर उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि ये चेहरा उसने पहले भी कहीं देखा हो। ये किसकी तस्वीर है? उसने गोपांग की तरफ देखते हुए पूछा। क्या वाकई तुम इसे नहीं जानती? गोपांग ने उसके चेहरे पर नजरें जुमा दी। हालांकि मेरा ख्याल था कि तुम इसे देखते ही उछल पड़ोगी। नहीं, मैं नहीं जानती, ज़रियाब ने जवाब दिया। ये वो शख्स है जिससे मिलने के लिए तुम यहाँ आई हो, गोपांग ने कहा। तुम्हारा मतलब है जागीरदार निमरान? ज़रियाब उछल पड़ी। गोपांग ने तंजे अंदाज में मुस्कुराते हुए असबाब में सर हिलाया। ज़रियाब एक बार फिर तस्वीर को गौर से देखने लगी। बड़ा ही हसीन और शानदार चेहरा था। वहीं मोटी मोटी स्याह आंखें और थोड़ी के ऐन बीच में एक छोटा सा दिल। दफतन ज़रियाब के दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। तस्वीर की तरफ देखते हुए उसे अचानक ही यह एहसास हुआ था कि इस तस्वीर और उसके बाप के चेहरे में बेहद मुशाबहत थी। वो ये सोचकर ही अजीब सी कैफियत महसूस करने लगी कि क्या इसके बाप का भी इस हवेली से कोई ताल्लुक है। पहली रात उसने एक कमरे की दीवार पर जो पोर्ट्रेट देखा था उसमें भी उसे बाप की मुशाबहत दिखाई दी थी। क्या उसके बाप का ताल्लुक इस जागीरदार फैमिली से था? लेकिन उसके बाप ने कभी किसी जागीर का तज़किरा क्यों नहीं किया? मिस ज़रियाब,
गोपांग की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालात से चौंक गई। उसने मुड़कर गोपांग की तरफ देखा। वो कह रहा था, मैं एक बार फिर ये जानना चाहूंगा कि तुम जागीरदार निमरान से क्यों मिलना चाहती हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इस खानदान की तारीख पर रिसर्च कर रही हूँ। निमरान से इसी सिलसिले में खतो किताबत हुई थी। वो मुझे इस खानदान के बारे में कुछ बताना चाहता था। ज़रियाब ने जवाब दिया। तुम्हारा इस खानदान से क्या ताल्लुक है? गोपांग ने पूछा। मैं भी इसी खानदान की एक फर्द हूँ, ज़रियाब ने कहा। गोपांग की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। वो कहना चाहता था मगर हाम्स कमरे में आ गया। उसने बताया कि खाना तैयार हो चुका है। चलो पहले खाना खा लें, बातें बाद में होती रहेंगी, गोपांग ने कहा। वो ड्राइंग रूम में आ गए। खाने के दौरान खामोशी रही। खाने के बाद गोपांग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज रात मैं हवेली में रहूंगा। रात के खाने पर बातें होंगी। ज़रियाब अपने कमरे में आ गई। वो वाकई बहुत थक चुकी थी और कुछ देर आराम करना चाहती थी। उसने बिस्तर पर लेटे हुए तकिए को उठाकर जैसे ही दुरुस्त करना चाहा, उछल पड़ी। तकिए के नीचे उसकी डायरी पड़ी थी। हालांकि सुबह ये डायरी यहाँ नहीं थी। उसने तकिए को भी झाड़ कर देखा था। उसने डायरी खोली लेकिन उसके सफ़हात बिल्कुल खाली थे। कहीं एक लफ्ज लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था। कोई सफ़ा पटा हुआ भी नहीं था। उसने उलट पलट कर देखा। डायरी उसकी थी लेकिन उसकी तहरीर कहाँ गई और तकिए के नीचे ये डायरी कहाँ से आई? उसके दिमाग में एक बार फिर सनसनाहट होने लगी। सफ़हात पर से तहरीर का गायब हो जाना वाकई पुरइसरार बात थी। वो तो इस बात पर भी हैरान थी कि लेफ्ट विंग में कदमों की आवाज सुनकर कुंदन राहदारी में अचानक कहाँ गायब हो गई थी। क्या वो वाकई कोई रूह थी? रात के खाने के बाद गोपांग देर तक उससे बातें करता रहा। फिर उसे उसी ब्लॉक में वाक़े एक और कमरे में भेज दिया गया जहां उसका सूटकेस भी मौजूद था। गोपांग इस कमरे में चला गया जो जदीद तर्ज पर आरास्ता था। ज़रियाब वाला कमरा उससे ज्यादा दूर नहीं था। ज़रियाब ने दरवाजा बंद किया। कांच पर लैंप रोशन था। वो मुसहरी पर लेट गई। उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। वो एक बार फिर इन पुरइसरार वाक़यात के बारे में सोच रही थी। यही सब कुछ सोचते सोचते वो नींद की आगोश में पहुंच गई। अचानक उसकी निगाह आंख खुली। वो नहीं समझ सकी थी कि गहरी नींद से कैसे जाग गई। वो इधर उधर देखने लगी। कमरे में लैंप की मध्यम सी जद रोशनी बड़ी पुरइसरार लग रही थी। उसकी नजरें सामने वाली दीवार पर जम गई। उसे यूं लगा जैसे ख्वाब देख रही हो। उसने उंगली को दांतों से काटा। वो ख्वाब नहीं देख रही थी। सामने वाली दीवार शक होकर आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में तकसीम हो रही थी। वो एक झटके से उठकर बैठी और फिर दूसरे ही लम्हे एक दराज कामत आदमी को शक दीवार से बाहर कदम रखते देखकर ज़रियाब की आंखें दहशत से फैल गई। उसने चीख रोकने के लिए पूरा हाथ मुंह में ठोंस लिया। दीवार से बरामद होने वाला वो दराज कामत आदमी छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी मसहरी की तरफ बढ़ रहा था।